हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन इस ऑनलाइन क्लास में केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा जो यूनिट फर्स्ट है अपनी यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट। उस सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा कि 2012 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस प्रकार से उनको सोल्व करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है बेटा वो है गिव द नेम ऑफ फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम। तो अपन बात करें तो इतने सिलेबस में जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अंदर क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप्स के दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो ये कह रहा है कि अपन ने क्रिस्टल सिस्टम को डिवाइड किया था बेटा कि जो लेंथ ऑफ एज है ए बी एंड सी, जो कि पैरामीटर्स होते हैं, एंड इनके बीच में बनने वाले एंगल अल्फा बीटा और गामा। ठीक है बेटा, उसके बेस पे अपन ने 7 टाइप से डिवाइड किया गया था। फिर उसके वेरिएशन में आए थे टोटल 14, जिनको बर्गेस जालक बोलते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट है वो है मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो ये कह रहा है कि जिसमें ए इज इक्वल बी इज इक्वल सी हो, एंड अल्फा इज इक्वल बीटा इज इक्वल गामा इज इक्वल 90 डिग्री। तो आपने पढ़ा होगा बेटा उसके अंदर आता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जिसके अंदर सारे जो एज ऑफ लेंथ है वो इक्वल होते हैं, सारे जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ऐसे जो क्रिस्टल सिस्टम है उसको अपन मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। सेकेंड आता है मोस्ट एसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एंगल ना लेंथ इक्वल हो। तो ऐसा भी अपने उसमें था एक एग्जांपल जिसके अंदर आता है बेटा ट्राइकिलनिक। कौन सा आता है? ट्राइकिलनिक। तो ये मोस्ट एसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड इसमें पूछा गया है कि जिंक ऑक्साइड इज वाइट बट ऑन हीटिंग इन टर्न्स येलो व्हाई। जिंक ऑक्साइड वाई इज वाइट, यानी रूम टेम्परेचर पे जिंक ऑक्साइड यानी ZnO वो होता है बेटा व्हाइट कलर का। जब अपन इसको हीट करते हैं तो इसका जो कलर है वो ऐसा हो जाता है येलो। तो उसका रीजन क्या है कि जब जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। रिलीज कर देता है तो इसके क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है कि जो इंटरस्टेशियल साइट होती है वॉइड्स जिनको बोलते हैं उसमें एक्स्ट्रा Zn2 प्लस आयन आ जाते हैं। और अपने को पता है कि कोई भी क्रिस्टल सिस्टम है सिमेट्रिकल, उसमें कोई भी डिफेक्ट्स हो तो उसकी न्यूट्रलिटी बनी रहती है। और न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी वॉइड्स के अंदर आ जाते हैं बेटा, जिसके कारण ये कैसा हो जाता है ये लो। ये जो डिफेक्ट्स होती है वो होती है मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स में भी कौन सी बेटा कि एक्स्ट्रा कैटायन आ जाते हैं किसमें? इंटरस्टेशियल साइट्स में। तो बिल्कुल आपको ये ऐसे के ऐसे मिलेगा बुक के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड आता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एन एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर। एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के सेमीकंडक्टर हैं। ये कब बनते हैं बेटा? जब इनमें अगर अपन इम्प्योरिटीज मिलाएं। तो इम्प्योरिटीज की बात करें तो 2 टाइप की इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं इसके लिए अपने को ये ग्रुप पता होना चाहिए। देखो 13 14 और 15। 13 14 15 ग्रुप की बात करें तो ये आते हैं बेटा 13 में आता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ठीक बेटा। और 14 में आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, टिन और लेड। और 15 में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ठीक है बेटा, ये तो बात हुई अपनी ग्रुप्स की। ठीक है, इस ग्रुप्स में अगर अपन बात करें तो जो प्योर बिल्कुल सेमीकंडक्टर होते हैं वो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम की बात करें तो अगर अपन 14 ग्रुप की बात करें तो 14 ग्रुप के आउटर सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 13 ग्रुप के आउटर सेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन।
15 ग्रुप के आउटर शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। दो प्रकार की इम्प्योरिटीज अपन मिक्स करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज। रिच का मतलब हो गया कि अधिक इलेक्ट्रॉन। तो अगर अपन 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को इसके अंदर डिप्ट करेंगे, अपने डॉप्ट करें, डॉप्ट करने पर क्या होता है बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। फ्री रहने का मतलब हो गया कि इससे अपन बनेगा जो एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसका फॉर्मेशन होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर 13 ग्रुप को अपन डॉप्ट करें बेटा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, जिससे एक पॉजिटिव होल बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ से अपने को केवल क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें सिलिकॉन में डोप्ड बाय पी फॉस्फोरस डोप्ड करें तो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो जो पी है, फॉस्फोरस है, वो है बेटा 15 ग्रुप का। और 15 ग्रुप यानी यहाँ से 15 ग्रुप को जब अपन डोप्ट करेंगे तो कौन सा टाइप का बनेगा बेटा, एन टाइप का। और अगर अपन जर्मेनियम डोप बाई इंडियम, इंडियम को डोप्ट करेंगे तो इंडियम कौन सा हो गया बेटा, 13 ग्रुप का। तब अपन यहाँ पे अपने पास बनेगा पी टाइप का सेमीकंडक्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, अपने को केवल ये लिखना है कि एन टाइप बनेगा कि पी टाइप बनेगा। ठीक बेटा, तो ये तो हो गया अपने 2012 के क्वेश्चंस। ठीक है, उसके अपन बात करेंगे कि इसी ईयर में फिर 2012 में सप्लीमेंट्री का पेपर भी होता है। सप्लीमेंट्री के पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि गिव द पैकिंग एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। गिव द पैकिंग एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो गिव द पैकिंग एफिशिएंसी। तो बेटा पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो अपन ने कैलकुलेट किया है, आपके सिलेबस में है पूरे में, 12 इसमें फर्स्ट चैप्टर में, कि एक पैकिंग एफिशिएंसी अपन ने एससीसी की देखी है, एक अपन ने एफसीसी या सीसीपी, और एससीपी इसलिए क्योंकि इनकी सबकी सेम होती है बेटा। ठीक है, और एक अपन ने देखी है बीसीसी की। एससीसी की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 52.4% होती है, इनकी होती है बेटा 74%, और इनकी होती है 68%। क्लियर बेटा। अब ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी, तो आपके सामने है देखो, बीसीसी पूछ रहा है तो आपको केवल इतना लिखना है कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। तो वो पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68%। ओके, और फिर पूछ रहा है सिंपल क्यूबिक पैकिंग, तो सिंपल वाला ये हो गया बेटा, प्रिमिटिव या सिंपल, तो इसमें कितनी होती है 252.4%। ये तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी। फिर कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा, तो बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ध्यान रखना है 8 होता है, और सिंपल क्यूबिक में 8 होता है, और बीसीसी की बात करें तो इसमें 12 होता है। ठीक है, ये पैकिंग एफिशिएंसी का मामला हो गया यहाँ पर। ठीक है बेटा, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिपेयर परमानेंट मैग्नेट। बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन आपके आया है इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में से आया था। लास्ट टॉपिक कौन सा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो सॉलिड होते हैं उसको 5 टाइप से डिवाइड किया गया है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है बेटा, इसके अलावा फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। ये कह रहा है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिपेयर परमानेंट मैग्नेट। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इसको, कि जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं उसमें जो मेटल आयंस होते हैं वो स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में होते हैं। ये स्मॉल स्मॉल जो ग्रुप्स होते हैं बेटा, इनको अपन डोमेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डोमेन्स बोलते हैं। और जब इन डोमेन्स को अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इनका डायरेक्शन सभी का मैग्नेटिक फील्ड की ओर हो जाता है, यानी सेम डायरेक्शन हो जाता है। और जब सेम डायरेक्शन होगा तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, यानी इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। अब फेरोमैग्नेटिक की एक खास बात होती है बेटा, कि जब इसमें से अपन मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तब भी इसमें ये जो अरेंजमेंट होता है डोमेन्स का,
एज इट इज होता है, यानी डोमेन्स के अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए ये बनाते हैं परमानेंट मैग्नेट। क्लियर बेटा? ठीक है। फिर व्हाई इज द ग्लास इज नॉन एज सुपर कोल्ड लिक्विड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई द ग्लास इज नॉन एज सुपर कोल्ड लिक्विड। अब लिक्विड आ रहा है, लेसन अपना सॉलिड है, तो अपन ने टू टाइप के सॉलिड पढ़े हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। एक कौन सा था? एमोर्फस। तो अपन बात करें बेटा, एमोर्फस जो होते हैं उनको बोला जाता है सुपर कोल्ड लिक्विड। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि कुछ सॉलिड होते हैं एमोर्फस, जैसे एग्जांपल की बात करें ग्लास, तो ग्लास की बात करें तो इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, उनका नेचर होता है कि उनमें फ्लो की टेंडेंसी होती है। फ्लो का मतलब ये है कि ये फ्लो होता है, पार्टिकल्स फ्लो करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स फोर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन बहुत स्लो होती है, इसमें काफी टाइम लग जाता है, इसलिए इनको सुपर कूल्ड लिक्विड का नाम दिया गया है। ठीक है बेटा? उसके बाद अपना जो नेक्स्ट है 2013, 2013 की बात करें बेटा, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, उसने क्या किया कि जो सॉलिड के एग्जांपल अपन ने पढ़े हैं उनको मिक्स में दे दिया, और इनमें से ओनली फोर पूछा गया। क्या पुटअप किया गया क्वेश्चन कि पोलर मोलिकुलर सॉलिड कौन है, पोलर मोलिकुलर सॉलिड कौन से है। तो एग्जांपल अपने को याद होने चाहिए। तो इनमें पोलर वाले होते हैं बेटा SO2 और NH3, ये पोलर में आते हैं। इसके अलावा बाकी भी मैं बता देता हूँ। I2 आता है बेटा नॉन पोलर में, इसमें आता है नॉन पोलर में। और ग्रेफाइट जो होता है बेटा वो होता है कोलेंट में, किसमें आता है? कोलेंट, या इसका एक दूसरा नाम और बताया हुआ है आपको, नेटवर्क सॉलिड। क्या बताया हुआ है? नेटवर्क सॉलिड। और CCl4 बेटा ये आता है नॉन पोलर में, किसमें आता है? नॉन पोलर में, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है पोलर, तो इनमें से ओनली आपको पोलर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बेटा? एक्सप्लेन, ये कह रहा है बेटा एक्सप्लेन मतलब पूरा बताना है अपने को। इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बैंड थ्योरी। कौन सी थ्योरी बेटा? बैंड थ्योरी की ये बात कर रहा है। तो आपको बता दूं बैंड थ्योरी में क्या होते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स एक बैंड की तरह अपने को दिखाई देते हैं। ठीक है? अगर बैंड पूरा भरा हुआ है तो इसको बोलते हैं बेटा कौन सा बैंड? फुलफिल बैंड। क्या बोलते हैं इसको? फुलफिल बैंड। ठीक है? और यहाँ से इनके बीच में जो गैप होता है इसको एनर्जी गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप, या फोरबिडन जोन, या फोरबिडन जोन। क्लियर? तो ये कह रहा है किसके लिए? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर की बात करें तो बेटा इसमें ध्यान रखना है आपको कि जो फुलफिल बैंड होता है, फिल बैंड होता है, और जो कंडक्शन बैंड होता है, इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इतना गैप होता है कि इलेक्ट्रॉन इसको क्या नहीं कर सकते हैं, है ना, मूव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते हैं। ठीक है? और नहीं जा सकते हैं इसका मतलब ये इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ये नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके अंदर दे रखा है दूसरा सेमीकंडक्टर बेटा। क्या दे रखा है? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की बात करें अपन तो देखना बेटा, सेमीकंडक्टर ये कहता है कि जो कंडक्शन बैंड होता है और जो फील्ड बैंड होता है, ठीक है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है बेटा वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन, सम इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है? तो कंडक्शन बैंड में जब मूव कर जाते हैं तो यहाँ से इनकी कुछ थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी शो होती है, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कंडक्शन बैंड में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जिससे कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज।
इसीलिए कहा गया है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है ऐसे। फिर आता है सम केमिकल सब्सटेंस शो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द रीजन। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ा है बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं, उनको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि क्या रीजन है इसका। तो पैरामैग्नेटिक का सबसे मेन रीजन है कि इनमें पाए जाते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेगा बेटा, पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। तो इसमें सीधा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये तो बात हुई बेटा किसकी, 2013 की। ठीक है, 2013 में अपने हो गया ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। व्हाट एलिमेंट्स आर एडेड रेस्पेक्टिवली टू मेक सिलिकॉन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी अभी बताया था आपको कि अगर 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, सिलिकॉन जर्मेनियम आते हैं 14 ग्रुप में, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। उनके लिए अपने को एन टाइप बनाना हो तो अभी बताया था कि अगर 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी जब इसमें डोप्ट करें तो एन टाइप बनता है, और 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को डोप्ट करें तो पी टाइप बनता है। तो ये कह रहा है कि कौन से एलिमेंट्स, तो आपको 13 ग्रुप के एलिमेंट्स ध्यान रखने हैं। जैसे बोरोन एल्यूमिनियम डोप्ट कर दिया, और 15 में जैसे फॉस्फोरस आर्सेनिक ऐड कर दिया। ऐड करने पर इससे तो बनेंगे एन टाइप के और इससे बनेंगे पी टाइप के, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आता है 2014, 14 की बात करें तो अज्यूमिंग दैट एटम्स आर टचिंग ईच अदर, ये कह रहा है बेटा कि अगर मान लो एटम्स एक दूसरे के टच में है तो इनकी कैलकुलेट करनी है एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ ए क्रिस्टल ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो सिंपल क्यूबिक यानी एसएससी में अपने को इसकी पैकिंग इफिशियंसी क्या करनी है बेटा, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो पैकिंग इफिशियंसी की बात करें, तो पैकिंग इफिशियंसी की अपन बात करें तो देखो पैकिंग इफिशियंसी क्या बेटा, तो यहां से एक मिनट, ओके, तो देखते हैं कि assuming that atoms are touching each other, तो किसमें करनी है अपने को, एससीसी में पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट करनी है। तो पैकिंग इफिशियंसी अपन बात करें तो देखना बेटा, सिंपल क्यूबिक वाला क्या होता है, सिंपल क्यूबिक होता है बेटा जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो ओनली कॉर्नर्स पे होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा, कॉर्नर्स पे होते हैं ना। जैसे यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, तो अपन ने इसके बारे में पढ़ा है कि लेट क्या, कि अगर ये क्यूबिक है तो क्यूब के लिए जो एज की लेंथ होती है वो ए होती है ना। तो लेट द लेंथ ऑफ एज, लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल, वो तो अपन क्या मान लेंगे बेटा, ए है ना। रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ स्फेयर वो अपन मान लेंगे आर। ठीक है, अब अपने को पता है कि वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, जो एससीसी होता है वो वन स्पेयर से बनता है बेटा, कितने से, तो जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है वो ये का यही आ जाएगा। ठीक है, अब पैकिंग इफिशियंसी का मतलब है कि परसेंटेज निकालनी है ना। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल उसका फॉर्मूला होता है बेटा ए क्यू। ठीक है, और ए की बात करें तो ए का मतलब यहाँ हो गया बेटा दो पार्टिकल्स आर और आर, तो ए इक्वल होता है 2r। 2r का यहाँ पर क्यूब कर देंगे तो 8r क्यूब आ जाएगा बेटा। और जो अपन बात करें पैकिंग एफिशिएंसी की, तो पैकिंग एफिशिएंसी
इज इक्वल होता है बेटा टू स्क्वायर का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम, है ना, और ये मल्टीप्लाई में आता है 100। टू स्क्वायर का सॉरी वन स्क्वायर, सॉरी बेटा वन स्क्वायर होता है इसमें, है ना। तो वन स्क्वायर का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई r क्यूब, और टोटल हो गया 8r क्यूब मल्टीप्लाई में 100। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, यहाँ से ये 2 बार गया, तो पाई/6 मल्टीप्लाई 100, पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 बेटा। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 52.4%। ठीक है, वैसे तो आएगा 50.38%, लेकिन इसको अपन 4 लिख सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई पैकिंग इफिशियंसी की। ठीक है बेटा, फिर अपन बात करें, देखो क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आयनिक सॉलिड कंपेयर फ्रेंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट्स। ठीक है, तो फ्रेंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट्स की बात करें तो देखो बेटा सुनना ध्यान से, शॉर्ट की डिफेक्ट्स क्या होता है। ठीक है, शॉर्ट की में क्या होता है कि जो कैटाइन और एनाइन होते हैं वो इक्वल नंबर में क्रिस्टलिटी से मूव कर जाते हैं। एक पॉइंट, फ्रेंकल में क्या होता है कि जो कैटाइन है वो ओनली अपनी साइट को, क्रिस्टलिटी जो साइट होती है उसको छोड़कर कहाँ आ जाता है, इंटरस्टेशियल साइट यानी वॉइड्स के अंदर आ जाता है। ओके, पहला डिफरेंस। दूसरा, शॉर्टकी में क्या होता है बेटा, डेंसिटी डिक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाते हैं। और फ्रेंकल की बात करें तो यहाँ पर डेंसिटी में कोई चेंजेज नहीं आते हैं। फिर अपन बात करें शॉर्ट की डिफेक्ट किन में होता है बेटा, जिनमें कैटाइन और एनाइन में जो साइज होती है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस होती है, उनमें शॉर्ट की होता है। फ्रेंकल जिनके कैटाइन और एनाइन में डिफरेंस अप्रोक्स इक्वल होता है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा है सप्लीमेंट्री है 2014 का, assuming the atoms are touching each other। देखो ये क्वेश्चन है, assuming the atoms are touching each other, calculate the efficiency of packing case of crystal of FeCC, है ना। तो ये कह रहा है एफसीसी में कितनी पैकिंग इफिशियंसी होती है, तो वो होती है बेटा कितनी, 74%। एफसीसी की पूछ रहा है तो 74%। ठीक है बेटा, ये अपने हो गए 2014 के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, 15 से लेकर 22 तक के जो भी क्वेश्चन उनको सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो आप इसको आप लर्न करें, वीडियो को देखें, और वीडियो को, चैनल को अपने को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इजीली मिल सके। ओके, थैंक यू।